फोकस लगा दो इस पर, क्या नाम है, नीट के एग्जाम पर ना। जितना दम कम है उसको लगा के याद करो, जितना याद कर सको। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो समझो पूरा याद करना है, समझना है 60-70%, बाकी सब याद ही रखना है। ठीक है, और दोनों मिलाकर ही देता है। याद करने वाला क्वेश्चन 40% रखता है और 60% दिमाग वाला। तो अब चलो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेस्ड है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग करके हम लोग कैसे वो चावल वावल चुनते हैं तो थोड़ा सा लेते हैं, फिर उसका कंकड़ निकालते हैं, फिर अलग करते हैं, है ना। सेम प्रोसेस इसमें होता है कि थोड़ा सा लिया मिक्सचर का और उसको फिर थोड़ा सा प्यूरिफाई करके अलग करके जमा कर दिया, है ना, बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक पेपर टाइप का जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना। ये एक टाइप का पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस प्रोसेस में, पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो उस पेपर की खासियत क्या है कि वो पेपर जो है उसके पास वाटर ट्रैप्ड रहता है उसमें, और वो एक्ट करता है स्टेशनरी फेज की तरह, रुका हुआ, और उसको फिर हम लोग जब डालते हैं तो उसमें वो लिक्विड चढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो वही यहाँ पर देखो बोल रहा है, इस तरीके का पेपर से बनाते हैं हम लोग, है ना। बॉटम में अपना ई लगा देते हैं और उसको इस तरीके से सॉल्वेंट में लटकाते हैं, तो ये फिर धीरे 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 क्या होता है, चढ़ने लगता है इसमें। ठीक है, लिक्विड, और जो स्पॉट है वो हमको दिखने लगता है। तो इससे फिर एक एक स्पॉट करके हम लोग निकालते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब इसमें बस यही सब खाली पॉइंट याद रखने का कि फोटोग्राफिक पेपर क्या है। ठीक है, फोटोग्राफी बोल रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी। अब कहता है कि इसका एक स्ट्रिप लेते हैं, स्ट्रिप मतलब पतला ऐसा एक टुकड़ा लिया, है ना, जिस पर धब्बा बेस पर हम लोग स्पॉट कर देते हैं, स्पॉट बना हुआ रहता है धब्बे का, मतलब बेस पर नीचे, और उसको मिक्सचर के साथ हम लोग लटका देते हैं, है ना, सूटेबल सॉल्वेंट में या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में। कोई सूटेबल सॉल्वेंट लिया या कोई मिक्सचर जिसको ई करना है, स्पॉट ई करना है, हमको अलग करना है जिसको, उसके मिक्सचर को उस सॉल्वेंट में मिलाकर ले लेते हैं। अब ये सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेस की तरह काम करता है, यानी कि धीरे धीरे पेपर में क्या है, सोखता पेपर एक तरह से समझो, तो पानी खींचते जाएगा ना ऊपर, सोखता पेपर यही करता है ना। तो उसी तरीके से अब जो सॉल्वेंट है वो उसमें धीरे धीरे, जैसे ऐसे स्ट्रिप है, हम पानी में डालें तो पानी क्या होगा, इस पर धीरे 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 चढ़ने लगेगा। तो वही बोल रहा है कि धीरे धीरे वो मोबाइल फेस की तरह काम करता है और वो सॉल्वेंट जो है वो धीरे धीरे चढ़ने लगता है बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट, और जो स्पॉट है उसके स्पॉट बीच में है तो उसके ऊपर क्रॉस कर जाता है। अब पेपर सिलेक्टिवली रिटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिफरिंग पार्टीशन इन टू फेजेस। इन दो फेजेस में जो डिफरेंस पार्टीशन है उसके बीच में ये क्या करता है ना कि डिफरेंस रखता है। ठीक है, कौन, पेपर। अब पेपर स्ट्रिप जो डेवलप होता है इसमें, उस अब भीगने के बाद
है ना, उसका नाम हो जाएगा क्रोमाटोग्राम। ठीक है, पेपर स्ट्रिप सो डेवलप इज नोन एज क्रोमाटोग्राफ। कैसा पेपर? जिसके पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंशियल डिफरिंग पार्टीशनिंग इन टू फेजेस। अब इस पेपर के अंदर दोनों चीज आ गया, एक तो जो स्पॉट था वो भी, और जो सॉल्वेंट है, मिक्सचर है, वो भी। तो इस पोजीशन को इस टाइम पर इस पेपर का नाम हो जाएगा क्रोमाटोग्राम। और फिर जो स्पॉट है, स्पॉट ऑफ द सेपरेटेड कलर कंपोनेंट, वो हमको दिखने लगता है एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इनिशियल स्पॉट ऑन द क्रोमाटोग्राम। जहाँ जहाँ पर वो रहेगा वहाँ पर हमको ऐसा धब्बा की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिखा रहा है ऑरेंज कलर में स्पॉट। ठीक है, तो इस तरीके का दिखने लगता है, तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये केमिकल है। अब फिर इसको सेपरेट करने के लिए द स्पॉट ऑफ सेपरेटेड कलरलेस कंपाउंड्स में बी ऑब्जर्व। अब जैसे अगर कोई कलरलेस कंपाउंड है तो कलर वाले का तो चलो कलर चेंज हो जाता है तो दिख जाता है, लेकिन कलरलेस वाले का हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले में पढ़े ना कि अल्ट्रावायलेट रे मीडियम उसको रख देते हैं जिससे कि वो चमकता है और फिर हमको दिख जाता है। ठीक है, तो सेम ऊपर वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो मेथड है कि उसको ले जाकर अल्ट्रावायलेट रे में रख देते हैं, उस पर लाइट जब पड़ता है तो चमकने लगता है, तो दिख जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को डिफरेंट मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा इतिहास हो गया कि कितने टाइप के मेथड से हम लोग किसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त। और 2-3 मेथड है तो वो अभी पढ़ेंगे हम लोग उसमें क्या नाम है 12th क्लास में, चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग आएंगे तब। अब आइए कि इसमें हम लोग कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, है ना, ये दो तरीके का होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि उस ऑब्जेक्ट की क्या क्वालिटी है, इसका डिटर्मिनेशन। और क्वांटिटेटिव मतलब कि उसका अमाउंट क्या है, मास जैसे हो गया या मोल हो गया, ये सब उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो ज़्यादातर कार्बन के, हाइड्रोजन के, या उसमें अलग से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस, इतने मिक्स होते हैं, है ना। कौन कौन? ज़्यादातर यही सब मिक्स होते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस। ठीक है, हैलोजन में आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आ गया हैलोजन में। तो ज़्यादातर यही 5 चीज मिले होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे ये सीखेंगे अब इस चैप्टर में। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है, इसके लिए हम लोग पहला रूल लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हमको जब डिटेक्ट करना होगा कार्बन, तो इसको कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ हम लोग इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, है ना। फिर जब ये गर्म हो जाता है तो हमको CO2 मिलता है, और CO2 को फिर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं,
तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है ना, चमकदार परत, याद है ना कि क्लास 10 कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके ये चूना जो पेंट करते हैं हम लोग वो है ना। जब पेंट दीवार पर करते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद CO2 से रिएक्शन करके वो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चमकदार परत है, जिससे लाइट निकलती है, तो कहते हैं बहुत अच्छा पेंट हुआ है। ठीक है, तो जब ये बन गया तो समझो कि उसके अंदर क्या था, कार्बन मौजूद था। तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कार्बन किसी कंपाउंड के अंदर है कि नहीं। उसको पहले कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो वो जल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया उसको हम लोग चूना पत्थर के साथ, चूना जो पेंटिंग करते हैं उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम है लाइम वाटर, हाँ, उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये अगर फॉर्म हो गया, चमकदार परत दिखने लगा तो समझ जाएंगे कि उसके अंदर कार्बन मौजूद था। ठीक है, अदरवाइज कार्बन मौजूद नहीं था। दूसरा आइए हाइड्रोजन का पता करने के लिए, तो हाइड्रोजन को हम लोग कॉपर ऑक्साइड से हीट करेंगे। ठीक है, तो ये वाटर में कॉपर तो देता ही और साथ में वाटर भी देता है ना। इस वाटर को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है, तो इसका कलर चेंज होकर ब्लू कलर हो जाता है, कॉपर सल्फेट हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये हमारा ब्लू कलर का हो गया। ये तो ब्लू कलर का होना इस बात का इंडिकेशन है कि ये यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था। क्लियर। तो ये 2 सिंपल स्टेप्स थे जिसमें कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लाइम वाटर के साथ फिर डेवलप होकर टर्बिडिटी डेवलप टर्बिडिटी, चमक, एंड हाइड्रोजन टू वाटर, और उसको फिर अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ है ना, बिना पानी वाला, कॉपर सल्फेट, वो उसको क्या कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। क्लियर, यहाँ तक ठीक है ना। अब आइए अदर एलिमेंट्स का डिटेक्शन। मेन ये है ना, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस, मेन इनका डिटेक्शन है। और इस पर 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही है हर साल, है ना, घुमा घुमा के। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेसेंज टेस्ट, लेसनिज टेस्ट। आवाज खराब होगा क्योंकि बारिश हो रहा है इधर, तो ध्यान रखना। The elements present in the compound are converted from covalent form into ionic form। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कोवेलेंट फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, जो कोवेलेंट फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग सबसे पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको फ्यूजिंग विद कंपाउंड विद सोडियम मेटल, है ना, सोडियम के साथ उस कंपाउंड को फ्यूज करा देते हैं। तो ये बन गया हमारा आयनिक फॉर्म, Na+ और CN माइनस सब में, है ना, यहाँ Na+ और यहाँ H2 माइनस, ये भी अपना हो गया Na+ और H-। तो याद रखेंगे कि अगर हम लोगों को
एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, है ना। तो उसको कोवेलेंट से आयनिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको, फ्यूजिंग करना होगा कंपाउंड को, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, मतलब सोडियम मेटल के साथ उसको गर्म करना होगा, ठीक है। तो ये बन गया, ये सब बन गया आयनिक। अब जब आयनिक कंपाउंड बन जाए तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइलाइट्स, ठीक है, the halogens come from organic compound। ये बता रहा है कि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। तो अब इसके डिटेक्शन के लिए हम लोग ये सब मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं हाँ, तो ये एक लाइन देख लो, जो ये सब बना है ना, ये तीनों जब बना तो इसमें से हाइलाइट्स ऑफ सोडियम सो फॉर्म ऑन सोडियम फ्यूजन, ये सब सोडियम फ्यूजन से बना है। अब इसको अलग करने के लिए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड मास हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी डिस्टिल वाटर के साथ बॉयल कर देते हैं, ठीक है। तो जब डिस्टिल वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है ना, जो निकल के आता है, उसको हम लोग उसका नाम रख देंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये जो है सब, इसमें से हम लोग जब उसको निकल ये आया, इसको हम लोग पानी डिस्टिल वाटर में डालकर गर्म कर दिए। तो अब जो मास हमको बचा एक्सट्रैक्ट, उसका नाम रहेगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेस्ट करने के लिए डिफरेंट केसेस में। तो पहला हम लोग टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कर रहे हैं। तो अब ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम लोग को मिला, उसको फिर हम लोग बॉयल करते हैं, किससे, आयरन 2 सल्फेट से, ठीक है, FeSO4। तो अब हम क्या देखते हैं, और फिर उसके बाद उसको एसिडिफाइड कर देते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। यानी कि उस सॉल्यूशन में इतना सल्फ्यूरिक एसिड है कि अब हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ऐड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो वैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम लोग इसको हीट करते हैं, तो बॉयल करते हैं, तो हमको एक प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, ठीक है। अब ये कलर जब बना तो ये कंफर्म करता है कि जरूर इसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा है कि सोडियम साइनाइड आयन फेरस के साथ, फेरस 2+, है ना, रिएक्शन कर फेरस साइनाइड, इसको हम लोग, इसका लंबा चौड़ा नाम है, फॉर्म sodium cyanide first reacts with iron 2 and form sodium hexacyanide फेरेट 2, ठीक है, इसका नाम। फिर इसको हम लोग हीट करते हैं, concentrated sulfuric acid with some ions and oxidized to iron 3, है ना, और इसको फिर ये आयरन 3 में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन 3 के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्ट करता है फिर आयरन 3 किससे, इससे रिएक्शन कर ये बना देता है आयरन 3 हेक्सासाइनाइड साइनाइडोफेरेट, फेरोसाइनाइड,
ये पूरा इसका नाम हो गया, है ना, प्रूसियन ब्लू। ठीक है, तो ये सबको अलग अलग करके लिख लेने का एक एक लाइन। पहले स्टेप में क्या हुआ, सबको रिएक्शन करके कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ये तो मेन स्टेटमेंट हो गया। अब रिएक्शन कैसे होता है, तो साइनाइड पहले रिएक्ट करता है किससे, साइनाइड, ये देख रहे हैं CN साइनाइड है, ये फेरस से फेरस सल्फेट का खाली ये ले लिया है ना, Fe2SO4 होता है ना, तो इसको जब अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Fe2 प्लस और SO2 माइनस। तो SO2 माइनस को हम लोग रिएक्शन में नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, बस जो मेन है एक हाफ रिएक्शन याद है ना, वो हाफ रिएक्शन खाली ले लिया। तो ये बन गया हमारा क्या नाम है, सोडियम हेक्सा। यहाँ पर सोडियम यहाँ पर गायब दिखा रहा है ना, तो इसका नाम है सोडियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ठीक है, हेक्सा मतलब 6, साइनाइडो फेरेट। फिर जाकर इसको हम लोग फिर हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ और कुछ आयरन 2 के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज होता है 2 आयरन 3 आयंस, और फिर ये रिएक्ट कर हमको क्या देता है, आयरन 3 हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, फेरीफेरोसाइनाइड इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है, अगर ब्लू कलर का प्रूसियन ब्लू कलर हमको मिल गया तो हम कहेंगे कि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। दूसरा, अब आइए, स्क्रीन धुंधला हो गया। अब आइए सल्फर का टेस्ट करने के लिए, तो सल्फर का टेस्ट करने के लिए 2 मेथड है ना। पहला केस में सोडियम जो फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जो बॉइल करके हमको मिलता है, उसको एसिडिफाइड करेंगे विद एसिटिक एसिड और या लीड एसीटेट के साथ, है ना। तो इज टू ऐड टू इट, तो हमको क्या मिलेगा, एक ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा। अगर ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट मिल गया लीड सल्फेट का, ये लीड सल्फेट है सल्फाइड, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर सल्फर मौजूद था। एक तरीका। दूसरा, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये वाला, ठीक है। ये 2 माइनस का मतलब यहाँ पर Na2 है ना, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हो गया। प्रेजेंस ऑफ वायलेट कलर फर्दर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, अगर इसे रिएक्शन करके वायलेट कलर में चेंज हो जाता है ना, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर सोडियम मौजूद है ना। ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है इसका, बस समझो कि पूरा स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। सब क्वेश्चन देगा तो इसी में से हुर पेज करके या तो ये रिएक्शन दे देगा, पूछेगा क्या है, क्या बता रहा है, या कुछ और बनाकर डिफरेंट टाइप का दे देगा, है ना, जो लगेगा कि बाप रे कितना डिफिकल्ट है। अब आइए, नाइट्रोजन और सल्फर बोथ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, इसका नाम है सोडियम थायोसाइनेट। और फिर ये थायोसाइनेट जो है वो
खून के तरह लाल कलर देता है ना। इट गिव्स ब्लड रेड कलर, ना के प्रूशियन ब्लू, सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयंस, है ना। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी फ्री साइनाइड आयंस नहीं है। साइनाइड के साथ क्या मिला हुआ है? सल्फर भी मिला हुआ है, यानी कि सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ये तीनों एक साथ है। अगर हमको कैसा कलर मिला तो ब्लड रेड कलर, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि ना नाइट्रोजन फ्री है ना सल्फर फ्री है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको फिर से फ्यूज कराते हैं, सोडियम फ्यूजन इज कैरीड आउट विद एक्सेस ऑफ सोडियम, अगर यहाँ पर और सोडियम रहता है ना, तो ये फिर से फ्यूज होके सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो थायोसाइनेट डिकम्पोज टू यील्ड साइनाइड एंड सल्फाइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड। अगर और एक्सेस रहता तो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर 3 मोल लगाते तो हमको क्या मिल जाता? ये दोनों मिलता। 1 मोल से पहले ये बनता, फिर सोडियम से रिएक्शन करके टूट के ऐसा बन जाता, ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, these ions give their usual taste, यानी कि हाँ भाई इसके अंदर साइनाइड है और सल्फर भी है। तो इस रिएक्शन को हम लोग एज अ क्या नाम है, ये टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वालिटी चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये जो टेस्ट पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्वालिटी के बेसिस पर हम लोग बता रहे हैं कि ये रिएक्शन दे रहा है, यानी कि कलर कैसा दे रहा है, ये कैसा दे रहा है, उसके बेसिस पर ना। फिर अभी यहाँ से पढ़ेंगे क्वांटिटी के बेसिस पर, ठीक है। अब आइए टेस्ट फॉर हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन अगर रहेगा तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, और उसको फिर सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या नाम है, रिएक्शन करा देते हैं, ट्रीट करा देते हैं। तो हमको एक वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है जो कि सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में होता है, और ये रिप्रेजेंट करेगा क्या कि इसके अंदर क्लोरीन है। अगर येलो प्रिसिपिटेट मिला है ना, तो हमको ये पता चलेगा कि उसके अंदर, और वो सॉल्युबल हो इसमें स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या है? ब्रोमीन है। और अगर येलो प्रिसिपिटेट मिलता है और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होता है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या है? आयोडीन है। ये शॉर्टकट रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। तो याद रखना है, पूरा लॉन्ग रिएक्शन अपने दिमाग में सेट रखना है कि कैसे हुआ होगा। नाइट्रोजन और सल्फर भी अगर इसके अंदर मौजूद है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है वो पहले बॉयल करके नाइट्रिक एसिड के साथ, और फिर उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है साइनाइड और सल्फाइड ऑफ सोडियम में, जो अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग लेजिन टेस्ट डिजाइन। ये वही चीज को दे रहा है, क्या क्या लिख रहा है, याद रखने के लिए दे रहा है। इसी को बता रहा है, ये वाला जो अभी किए थे हम लोग, है ना, इसी को बता रहा है। अब आइए फास्फोरस का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो फास्फोरस जब वो हमको ये आएगा
तो कंपाउंड को हम लोग हीट कर देंगे किसके साथ, हीट विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड के साथ जब हम लोग उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो फास्फोरस जो उसके अंदर मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉस्फेट में, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन को हम लोग बॉयल कर देंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो वो नाइट्रिक एसिड और फिर उसके बाद उसको अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट कर देना, रिएक्शन करा देना। तो हमको क्या मिलेगा, एक येलो कलर का ये प्रिसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रिसिपिटेट अगर येलो कलर का बन गया तो हम कहेंगे कि इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है। पूरा प्रोसेस दिखा रहा, पहले नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया, ये बना, फिर इसको अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्शन कराया, अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रीट कराकर, तो अमोनियम फॉस्फोमो मोलिब्डेट बना। ये बना येलो कलर का प्रिसिपिटेट मिला, तो हम कहेंगे कि यस इट हैज फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी के हिसाब से हम लोग डिटेक्ट किए कि सल्फर है कि फास्फोरस है कि क्लोरीन है कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है कि नाइट्रोजन है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग का है क्वालिटी के बेसिस पर, एक क्वांटिटी के बेसिस पर, मात्रा, ठीक है। जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं ना वो इसी पर, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन जो है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमको हेल्प करता है कि भाई मास परसेंटेज क्या है एलिमेंट का, है ना, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या मोल परसेंट या वॉल्यूम या जो भी निकालना है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग ये एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह निकालने के लिए करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द, तो अब हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे पता कर सकते हैं, कि मात्रा, अमाउंट, है ना। तो जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन को जब भी हम लोग जलाते हैं कार्बन कंपाउंड्स को, है ना, ऑक्सीजन के साथ, तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। उसके अगल बगल जहाँ पर आग लगाते हैं वहाँ पर देखेगी तो पानी के तरह, इतना दूर तक पानी की तरह भीग जाता है ना, तो वो पानी यही है। और धुआं, काला काला धुआं जो दिखता है वो अपना ये CO2 है। तो याद रखेंगे कि किसी को भी हम लोग जलाते हैं तो इसी फॉर्म में वो जलता है, बैलेंस इक्वेशन। जैसे अभी हम लोग मान लो क्या नाम है, CH4 को जला रहे हैं, तो अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का रूल ये कह रहा है कि भाई इसको समझो x, इसको समझो y। तो x हो गया 1, y हो गया 4, तो यहाँ पर x प्लस वाई अपन 4, तो y कट गया, 4 बन जा 4, तो यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 कर दो। यहाँ पर x को रख दो, तो x हमारा 1 है तो यहाँ 1 ही रह गया, और यहाँ पर y/2 कर दो, तो 4/2 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन बन गया दिस। अब देखो बैलेंस हो गया ना, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 यहाँ हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब इसी बेसिस पर हम लोग कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ये मेथड है रिएक्शन
है ना, जो कि लेबोरेटरी में हम लोग डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस तरीके का अरेंजमेंट देख रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग रख देते हैं जो सैंपल है उसको, ठीक है। और उसको जब गर्म करते हैं तो प्योर ड्राई ऑक्सीजन इधर बाहर आ जाएगा और ये इधर फिल्टर के टाइप पैलेट लगा देते हैं कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। और जब इसके अंदर अपना वो CO2 आता है तो इसके अंदर जम जाएगा और फिर पानी जाकर इसमें घुस जाएगा, ठीक है। और एक्सेस ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करके अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो मास वाटर का प्रोड्यूस्ड होगा वो डिटरमाइंड होगा बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू दी वेज्ड यू ट्यूब कंटेनिंग अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो सूखा क्लोराइड इसके अंदर हम लोग रख दिए हैं, है ना। इसका मास, ये जो अनहाइड्रस है इसका मास पहले हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना रखे हैं। और जब रिएक्शन यहाँ से पास हो जाएगा तो पानी आके इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, है ना। अनहाइड्रस है तो पानी को ये सोख लेगा, तो पानी जो जितना भार इसका आएगा, फिर से अगर हम लोग इसको मेजर कर लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि कितना पानी आया, है ना। कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस है और वेट होगा तो जरूर भींगेगा, उसका वेट बढ़ेगा, तो उससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का मास पता कर सकते हैं। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब होगा किसमें, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, तो इसका भी मास बढ़ेगा, तो हम लोग इससे इसका पता कर सकते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड इन अनदर यू ट्यूब कंटेनिंग concentrated solution of potassium hydroxide. These tubes are connected in series. तो इंक्रीज मास जो है, बढ़ा हुआ इनका मास कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमको क्या देगा कि कितना अमाउंट वाटर बना और कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड निकला जब हम लोग मीथेन, इथेन, प्रोपेन किसी को भी जलाए तो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या आर कैलकुलेटेड। तो अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो फॉर्मूला याद रखेंगे कि जैसे मान लो कि हम लोग x ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला रहे हैं, m ग्राम, जैसे यहाँ पर है ना, इसका वेट मान लिया m ग्राम, ठीक है। ये बना m1 ग्राम, m2 और ये m1, शायद उल्टा है ना, देख लेते हैं। हाँ, मास ऑफ वाटर m1 है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास m2 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या नाम है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का हमारा एटॉमिक मास कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, 16 दूनी 32 और 12 44 और ये क्या नाम है हुआ ना 44। तो 44 इंटू m मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो और 12 कार्बन का ये हो गया, हमको कार्बन का निकालना है तो 12 और उसके मास से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये निकल गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट परसेंट हमको उसके अंदर मौजूद है, किसके अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर।
और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो हमको मालूम है कि H2O होता है इसका, तो H2O का वेट कितना हो जाएगा 16 और 2 18, तो 18 इंटू जितना मास दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दे दिया, नीचे कर दिया, और 2 अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और मास ऑफ ये ले लिया हम लोग, क्या नाम है, वाटर। ठीक है, मास ऑफ वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब याद रखेंगे कि m ग्राम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर रिएक्शन करते हैं और m1 ग्राम वाटर और m2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो उसका परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये एक मेथड। जैसे दे रहा है यहाँ देख लो, है ना, 0.246 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इतना ग्राम कार्बन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इतना ग्राम वाटर दे रहा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कंपाउंड बताइए कि उस कंपाउंड में कितना होगा। तो बस 12 इंटू मास ऑफ कार्बन दिया हुआ जो 198 इंटू 100 बटे 44 इंटू जो वेट ऑफ कंपाउंड दिया वो रख दिया 21.95%। और हाइड्रोजन का निकालना है उस कंपाउंड में, तो उसके लिए हम लोग 2 इंटू करते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे ही फॉर्मूला है, जितना निकालेंगे सब एक ही तरह का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है। बस याद रखना है कि कंपाउंड में जो रहेगा, जैसे वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, CO2 है तो CO2 का लिख दिया, और जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन ले लेंगे, कार्बन का एटॉमिक वेट ले लेंगे। इसमें कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, तो वो हो गया। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक।